प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। समारोह में 17,500 से अधिक छात्रों को दी गई डिग्री और डिप्लोमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का किया उद्घाटन। 2 मार्च तक चलने वाले आयोजन में 27 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और बोर्डों की टीम ले रही है भाग। आज शाम करीब 4:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव तारीखों की हो सकती है घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा हालात समेत द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान को जून तक सभी घोषित आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को कारगर ढंग से लागू करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया भर में साझा करने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। WHO प्रमुख ने कहा, भारत की प्रतिबद्धता और अन्य देशों के साथ कोविड टीके की खुराक साझा करने से विश्व के 60 से अधिक देशों को मिल रही है सहायता। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर देश अपने बहादुर जवानों के साहस और परिश्रम को कर रहा है याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बालाकोट हमलों की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने बहादुर जवानों के शौर्य को किया सलाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महिलाओं की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि आज जिन उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा मिल रहा है, इनमें से 70% महिलाएं हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व करते देखना गर्व और खुशी की बात है। It is always special to see women leading from the front in every field, any field. When this happens, it is a moment of pride and a moment of joy. Friends, the success of you all and this institution would have made the great MGR very happy. His governance was full of compassion toward the poor. The subjects of healthcare, education, and empowerment of women were dear to him. पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की अनुमति दी है। ये कॉलेज उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जहां वर्तमान में मेडिकल कॉलेज नहीं है। तमिलनाडु has been known for its medical education. To further help our youth from the state, our government has permitted the establishment of 11 new medical colleges in the state. These new medical colleges will be established in those districts which currently do not have a medical college. For each of this college, the government of India will give more than 2,000 crore rupees. We have announced the PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana with an outlay of more than 64,000 crore rupees in the budget. This will boost capacities of primary, secondary and tertiary healthcare to clear to detection and cure of new emerging disease.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इन खेलों का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर खेल परिषद व जम्मू और कश्मीर शीतकालीन खेल एसोसिएशन के सहयोग से किया है। खेल गतिविधियों में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक इत्यादि शामिल होंगे। 2 मार्च तक चलने वाले आयोजन में 27 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और बोर्डों की टीम भाग ले रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की। दोनों के बीच में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट और मॉस्को एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल महीने से तनावपूर्ण स्थिति कायम थी, जिसके बाद हाल ही में हालात में सुधार आया है। कई दौर की बातचीत के बाद पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेज किया है। साथ में महीनों से वहां तैनात किए गए हथियारों को भी पीछे ले जाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की, मॉस्को समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा की और डिसएंगेजमेंट की स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है। FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे में से 3 को पूरा करने में विफल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान को सभी 1267 और 1373 नामित आतंकवादियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना चाहिए। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना में शेष 3 बिंदुओं को लागू करने पर काम जारी रखना चाहिए। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमारे 27 कार्य योजनाओं में से केवल 24 को ही पूरा किया है। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। इसलिए FATF जून 2021 तक पाकिस्तान से सभी कार्य योजनाओं को पूरा करने का अनुरोध करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि महामारी के दौरान किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार को गर्व होना चाहिए। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोवैक्स के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और वैक्सीन की खुराकें देना 60 से अधिक देशों की सहायता कर रहा है और उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के कारण ही 60 से ज़्यादा देशों को उनके हेल्थ वर्कर और अन्य प्राथमिकता समूहों का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। घेब्रेयेसस का कहना है कि उम्मीद है अन्य देश आपके उदाहरण और आपका अनुसरण करेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,34,72,643 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,07,50,680 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.42% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 12,179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं।
इस सबके बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,46,61,465 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,31,860 सैंपल कल टेस्ट किए गए। चुनाव आयोग आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग आज असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों को लेकर दौरा कर चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या प्राथमिक सूचना क्या है आपके पास आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? देखिए चंद्रशेखर, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस वार्ता है चुनाव आयोग की तरफ से आज जो 4:30 बजे शाम को बुलाई गई है। हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनावों की तैयारियां हैं वो सभी पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम वहां पर दौरा कर चुकी है, जिसमें कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने हैं उससे संबंधित अगर हम देखें तो इन सभी तैयारियों के बाद अब तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग जिस तरीके से इन राज्यों में अपना दौरा कर चुका है और इन सभी राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कुछ शुरू की गई, क्योंकि आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर उनका जो कमिटमेंट है वो कैसे पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना और एक ऐसा माहौल जिसमें वो अपना मत अपनी स्वेच्छा के अनुरूप डालने में सफल हो, इस तरीके का इंतजाम चुनाव आयोग को करना होता है और ये सभी इंतजाम करीब करीब चुनाव आयोग कर चुका है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पर आयोग की कई टीम पहले भी गई और जो वहां के प्रभारी हैं उनका लगातार वहां पर दौरा रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत भी अब गरमाई हुई है, इसी तरीके से अगर हम देखें पुदुचेरी में तमाम सियासी गर्माहट देखी गई, तमिलनाडु में सियासी गर्माहट पहले से ही वहां पर देखी जा रही है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो 5 राज्य हैं जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो उनमें जो तैयारियां की गई हैं उसके बाद अब ये पूरी संभावना है और ये कह सकते हैं कि आज शाम को 4:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस सभी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो आयोग ये सुनिश्चित भी कर चुका है कि पहले की तरह जिस तरीके से अलग अलग चरणों में चुनाव कराने का जो उनका अनुभव रहा है और जिस तरीके से अगर हम देखें असम में 2 चरणों में पहले भी चुनाव देखे गए हैं, पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव देखे गए हैं, तमिलनाडु में जबकि वहां पर इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू हो तो अधिकांश और बड़ा राज्य होने की वजह से वहां पर एक ही चरण में चुनाव पूर्व में ज्यादा देखे गए हैं। इसी तरीके से केरल की बात करें तो वहां पर चुनावी हिंसा तो नहीं देखी जाती है आमतौर पर, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी के हिसाब से करीब 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई में राज्य है, उस लिहाज से चुनाव आयोग वहां पर 2-2 चरणों में चुनाव पहले भी करा चुका है। इसी तरीके से पुदुचेरी में देखें, छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर एक ही चरण में चुनाव पहले देखे गए हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है आज ये प्रेस वार्ता। चंद्रशेखर, ऋषि, इस बार के अगर जो चुनाव की अगर घोषणा आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकती है, और खासकर हम बात करें क्योंकि इस वक्त अगर देश की बात करें तो देश कोरोना महामारी से अब धीरे धीरे उबर रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई जगह पे चुनाव हुए हैं लेकिन इतने बड़े स्तर पे चुनाव नहीं हुए हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी जो कोविड की अगर बात करें, क्योंकि दूसरे राज्यों से आप वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या दूसरी फोर्सेज को भी भेजेंगे और उस राज्य के अंदर भी आपको पूरी व्यवस्था करनी है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती है, लेकिन हमने पूर्व में देखा है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जी ये चुनाव संपन्न कराए गए हैं और कोविड नॉर्म्स के तहत कराए गए हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइंस तैयार की थी, जिसमें अलग अलग गाइडलाइंस थी, मतदाताओं के लिए गाइडलाइंस थी, राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस थी और चुनाव कराने वाले जो टीम होती थी, जो कर्मचारी दल है उनके लिए गाइडलाइंस थी। सभी के लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग गाइडलाइंस के तहत बिहार में जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया सफलतापूर्वक, उसके बाद आयोग के पास एक मॉडल है
कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है। और उस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उन्हें लगा होगा कि ये चीजें हैं जिसका कि इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, वो भी अनुभव उनके पास रहेगा। तो जहां तक कोविड ठीक है ऋषि, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो जिस तरह का माहौल हम पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में, जिस तरह की राजनीति वहां पर देख रहे हैं, राजनीतिक हिंसा वहां पर देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर वहां पर देखे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो अपना अपरेटस है उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव आयोग वहां पर तटस्थता और पारदर्शिता को किस तरह से वहां पर करे, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल की बात करें, जो वहां पर सियासी गर्माहट है आज के वक्त में, उसको देखते हुए आयोग के सामने इन सभी 5 राज्यों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चिंतन अब तक चुनाव आयोग ने किया है पश्चिम बंगाल को लेकर ही किया है। अगर हम बात करें, जो कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जिसमें चुनाव आयोग के पास पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने अब तक जो पोलिंग बूथ है उनमें संवेदनशील जो बूथ है उसमें करीब 6400 के आसपास पोलिंग बूथ संवेदनशील उन्होंने अब तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में आयोग अब ये सुनिश्चित भी कर रहा है, जो कि पूर्व में भी कई विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि जो राज्य की जो पुलिस है वो पोलिंग बूथ से उसको दूर रखा जाए और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके हवाले जो खासतौर से संवेदनशील बूथ हैं उनको किया जाए और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। तो इस लिहाज से हम देखें तो पश्चिम बंगाल को लेकर आयोग के पास तमाम आंकड़े हैं, डाटा है और उसको लेकर जो उन्होंने तैयारियां की हैं, उनकी जो प्रभारी हैं वो लगातार वहां पर विजिट करते रहे हैं। उस लिहाज से देखें तो आयोग ने अब तक इस मामले में पूरा खाका बना लिया होगा, जहां तक इस मामले में बात करें तो। जी चंद्रशेखर, शुक्रिया आपका ऋषि इन सब जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर हम चलेंगे। 26 फरवरी 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक को कौन भूल सकता है, जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दों के कैंप पर एयर स्ट्राइक करके न्यू इंडिया ने साबित किया था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालाकोट के जैश के कैंप को ही क्यों चुना गया? आइए आपको बताते हैं। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला करीब 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपुरा के पास लेथीपुरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। दोपहर के वक्त विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी काफिले में जा घुसी और भयंकर धमाका हुआ। चारों तरफ शवों का ढेर और खून। 40 जवान शहीद हो चुके थे। कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का ये सबसे बड़ा हमला था। मौत से गमज़दा और जैश और पाकिस्तान में उसके आकाओं के दुस्साहस से देश भारी गुस्से से भरा हुआ था। राजनीतिक नेतृत्व के सामने ये स्पष्ट था कि पाकिस्तान दशकों से जो अपनी परमाणु ताकत का हुआ दिखाता रहा है, उसकी हवा हमेशा के लिए निकाल देनी है। इससे पहले पाकिस्तान पर हमले से भारत को यही हवा रोकता रहा था और इस तरह हमारे विकल्प थोड़े हो जाया करते थे। मकसद साफ था कि भारत का जवाब उसी अनुपात में होना चाहिए जो पाकिस्तान ने किया है। सवाल था कि हमला कहां किया जाए। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में चल रहे करीब 15 शिविरों को हमले के लिए खंगाला, लेकिन फैसला ये किया गया कि पुलवामा हमले में जैश ही शामिल था, इसलिए उसी के शिविर को निशाना बनाना चाहिए। सोच ये भी थी कि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे और हमला पाकिस्तान की सीमा में हो। इसी तरह पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के कैंप को ही सही निशाने के रूप में चुना गया, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर है और ये जाबा टॉप पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। उस कैंप पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की वर्षों से नजर रही है। जैश के इस कैंप में हमले के वक्त कई 100 आतंकी मौजूद थे, जिसकी पक्की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को थी। एयरफोर्स को जब टारगेट दिया गया तो सबके चेहरे खुशी से खिल गए थे। वायुसेना को बालाकोट में जैश के कैंप की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के साथ कई बारीक जानकारियां मौजूद थी।
जो हमले के दौरान उनके पायलटों के लिए अहम साबित हुई। बालाकोट में तड़के करीब 3 बजे स्ट्राइक का वक्त चुना गया, क्योंकि तब विभिन्न परिसरों में लोग गहरी नींद में सोए थे। योजना सीधी साधी लेकिन बेहद चतुराई भरी थी। स्ट्राइक दर्जन भर मिराज 2000 विमानों को करनी थी, जिनमें इजराइल में निर्मित स्पाइस बम लगे हुए थे, जो गाइडेड सिस्टम से निशाने पर सटीक वार कर सकते थे। इसके अलावा 2 टोही विमान इजरायली फाल्कन एयरबॉर्न एंड कंट्रोल सिस्टम और नेत्र भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। 26 फरवरी 2019 को कुछ नीचे उड़ान भरने वाला मिराज 2000 का बेड़ा बालाकोट की तरफ बढ़ा। जब तक पाकिस्तानी रडार पर वे दिखते, तब तक मिराज विमानों ने कैंप के निशाने को पहचाना और स्पाइस बम दाग दिए। भारतीय जेट विमानों को सिर्फ 4 मिनट लगे और वो ऑपरेशन बंदर पूरी कर वापस लौट आए। बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये रखा कि उसने जैश के जो आतंकी ठिकाने हैं बालाकोट में, उन पर हमला कर उनको नष्ट कर दिया है। और ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो बदली हुई रणनीति है, वो दुनिया के सामने आई कि अगर कोई भी आतंकवादी भारत के खिलाफ किसी भी हिस्से में देश के अगर कोई आतंकवादी हमला करता है, तो भारत उसको दुनिया के किसी हिस्से में पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश दास और कैमरामैन अजय कुमार के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वित्तीय सेवाओं के संबंध में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे और कुछ ही देर में ये संबोधन होने वाला है। हम आपको ये संबोधन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सुधाकर दास से बातचीत करते हैं। सुधाकर, ये संबोधन कितना महत्वपूर्ण होगा? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जो अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, चाहे ऑफिशियल्स हो, चाहे निजी क्षेत्र के लोग हैं या एक्सपर्ट्स हों, उनसे संवाद कर रहे हैं। खासतौर से जो बीते 1 फरवरी को जो बजट घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर, और ये संवाद इसलिए जरूरी है ताकि जो बजट को लेकर जो भी टारगेट्स तय किए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। और इस मकसद के साथ अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने चाहे हेल्थ सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स के साथ संवाद किया था। उसी कड़ी में आज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई जो योजना है उससे उनके एक्सपर्ट्स के साथ, उनके विशेषज्ञों के साथ और अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। और निश्चित तौर पर ये संवाद काफी अहम है, और खासतौर से इसलिए भी अहम है ताकि ये जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो अगला वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से ही वो योजनाएं जमीन पर उतरनी शुरू हो, तय समय में वो उसके टारगेट्स पूरे कर लिए जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का योगदान देश में इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश की जाती है, जो समाज के हर तबके के लोगों को वित्तीय जो समावेशन है उससे जोड़ा जाए। तो साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि जो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, उसको एक तरह से बेहतर बनाया जा सके। हम जानते हैं कि इस बजट के बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि भारत हाई ग्रोथ के रास्ते पर जा रहा है। इस बजट में इस तरह के अनाउंसमेंट, इस तरह की घोषणाएं हुई हैं, तो उस लिहाज से काफी अहम मान सकते हैं। हम जानते हैं खासतौर से चाहे इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाने की बात हो, इस बार के बजट में इसका बड़ा ऐलान किया गया है। तो साथ ही साथ बैंक्स को लेकर, बैंक्स का एनपीए खत्म किया जा सके, इसके लिए बैड बैंक की एक परिकल्पना भी की गई है, उसको लॉन्च करने की बात की गई है। इसके साथ साथ ही हम जानते हैं कि जो सरकारी बैंक है उनके प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी एक तरह से रास्ता बढ़ाया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनकी व्यवस्था मजबूत रहे, ताकि चाहे जो बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या इस तरह की तमाम योजना, गांव गरीब किसान को पैसा मिल सके, उनको लोन मिल सके, आसानी से ये सुविधा मिल सके, और इसके जरिए एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी और आम आदमी के लिए, दोनों के लिए भी सहूलियत बढ़े। तो ये एक कोशिश सरकार की है। उस कोशिश में निश्चित तौर पर इस बार के बजट जो अनाउंसमेंट्स हैं काफी अहम साबित होते हैं। उस लिहाज से आज का ये संवाद काफी अहम रहने वाला है। चंद्रशेखर, सुधाकर, अगर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात करते हैं तो बजट को सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा?
जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो चीजों पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो बैंकिंग या इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं, उसका फायदा एक एक व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को मिला। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से स्कीम लॉन्च की गई, जिसके जरिए करोड़ की संख्या में अकाउंट्स खोले गए। ऐसी स्कीम दुनिया में पहले कभी लॉन्च नहीं हुई थी। और करीब अभी पौने 42 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स जनधन के जरिए खोले गए हैं, जिसमें 1,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जमा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए, इस साल बजट में लक्ष्य ये भी तय किया गया कि 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि इसमें से जो 65% लाभार्थी हैं, वो महिलाएं होती हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं, वो अगर बीते वर्ष की बात की जाए तो वो SC ST या फिर OBC समुदाय से आते हैं। तो एक तरह से बैंक को किस तरह से बैंक किया गया है, जो कमजोर तबकों का किस तरह से ध्यान रखा गया। लेकिन अहम उतना ही है। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए, भारत जितना बड़ा देश है, लेकिन उस लिहाज से इंश्योरेंस की सुविधा हर व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। तो उसके विस्तार के लिए ना सिर्फ पूंजी की जरूरत है, बल्कि तकनीक, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जरूरत है। उसके लिए विदेशी निवेश की भी जरूरत है। तो इस लिहाज से इंश्योरेंस सेक्टर को इस बार 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति का ऐलान बजट में किया गया। तो उस लिहाज से काफी अहम है। बैड बैंक की हम बात कर रहे थे। बैड बैंक की संकल्पना के पीछे उद्देश्य ये है कि जो सरकारी बैंकों का NPA है, उनको उस NPA को खत्म किया जा सके, एक एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी बनाकर, और उसके जरिए उसका निष्पादन बेहतर तरीके से किया जा सके उन मामलों का। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बैंकों का कैपिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम योजनाओं पर जल्द से जल्द अमल हो सके, उस पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा। और एक टारगेट तरीके से न सिर्फ अधिकारी, जो तमाम विभाग हैं, वो काम कर सके, तो साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में अपने योगदान देने की इच्छा जताई है, जो बढ़ चढ़ कर योगदान भी दे रहे हैं, वो भी इस अवसरों का लाभ उठा पाए, उसकी भी एक कोशिश रहेगी। उसका भी आह्वान प्रधानमंत्री कर सकते हैं जब संवाद करें। सुधाकर, एक सवाल और कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि जो केंद्र का बजट है उसको पहले कर दिया गया था, और उसका ये फ़ायदा होगा कि जो विभिन्न राज्यों का बजट है, केंद्र और राज्य अपने बजट की जो योजनाएं हैं उनको सिंक्रोनाइज करें, इस तरह से योजनाएं बनाएं, इस तरह से बजट को लेके आएँ कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ऐसे में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन होगा, उसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, और इसी तर्ज पर जैसा हम जानते हैं कि पहले अमूमन होता क्या था, मार्च की शुरुआत में या फरवरी के आखिरी में बजट आता था। उसके बाद बजट पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, उसकी चर्चा अप्रैल में जाकर शुरू होती थी। जब काम होना शुरू होता था, उस वक्त मानसून का महीना आ जाता था, फिर 2-3 महीने के लिए काम अमूमन बंद हो जाया करता था। अगर काम इफेक्टिवली अगर होता भी था, तो एक साल का अगर वित्तीय वर्ष है 12 महीने का, तो उसमें 5-6 महीने भी ठीक से काम हो पाते थे। तो प्रधानमंत्री यही एक जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को दूर करने के लिए ना सिर्फ बजट को एडवांस करके, हम जानते हैं कि 1 फरवरी को कर दिया गया, बजट से पहले जो इंटरैक्शंस की संख्या है डिफरेंट। सुधाकर, आपको रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का ये संबोधन अब शुरू ही होने वाला है, तो दर्शकों को हम